पता है हर मौसम के साथ ना कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी टिपिकल होती हैं। जैसे बारिश होती है तो लोग चाय पकौड़े खाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में हमने सुना भी है और बरसों पहले हम करते भी थे, क्योंकि इस बार तो यहाँ बारिश नहीं ही हो रही। तो हमें तो बस ये पता है कि गर्मी इतनी होती है कि हम हैंड फैन लेके चलते हैं। लेकिन है कुछ लोग जो चाय पकौड़े खा रहे हैं और उनको देखकर ना सिर्फ मोगरा महादेव की जो टेढ़ी वाली बहू है वो जल रही है, हम भी जल रहे हैं। नहीं, हम टेढ़े नहीं है, हम दूसरों को चाय पकौड़े खाते हुए देखकर जल रहे हैं। मौसम बदल गया है। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए फिर तो मौसम और भी खूबसूरत लगने लगता है। जरा देखिए देवरानी जेठानी को, साथ में दोनों भाइयों को जो यहाँ पर बरसात का आनंद उठा रही हैं गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ। अब जब कुछ अच्छा होता है कोई लोग खुश होते हैं, ये बात मोगरा को देखने में अच्छी नहीं लगती है। भला मोगरा के रहते घर में कोई खुश कैसे रह सकता है। अब रज्जी ने देखा कि मोगरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये सब साथ में है, इसीलिए उसने जानबूझकर मोगरा के सामने ऐसी ऐसी बातें की कि मोगरा सोच रही है कि मैं अगली चाल क्या चलूं। अब इससे पहले मोगरा को रंगे हाथों पकड़ा था नर्मदा और रज्जी ने, इसीलिए अब मोगरा थोड़ी सी शांत हो गई है। फिलहाल वो अभी कुछ करेगी नहीं, लेकिन हाँ शांत भी नहीं बैठेगी। हाँ, पकोड़े खा रहे थे और मज़े ले रहे थे, जबकि पकोड़े मुझे खाने चाहिए मज़े में। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोगरा तो कुछ ना कुछ प्लान कर ही देगी। हाँ, मोगरा ने तो मम्मी जी को फिर भी बोला है, मैनिपुलेट कर रही है कि मम्मी जी आप इन सब की बातों में मत आओ, वक्त ले लो, अगर लग रहा है तो लगने दो। तो अब देखते हैं कि मम्मी जी मेरी बातों में इन्फ्लुएंस होती हैं, मैनिपुलेट मैं तो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो पाती है या नहीं। पर्दे के पीछे का नजारा है जहाँ पर असल में सब पकौड़े खा रहे थे। अब पकौड़े देखकर तो खुद को रोक पाना मुश्किल है, इसीलिए ये सब भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर धीरज और रज्जी की बात करेंगे, जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या करे ये बीच में महादेव और विद्या का ट्रैक आ गया ना, तो इनके प्यार को ब्रेक लग गया। माँ और पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जब बच्चों के सामने झगड़ा होता है तो ऑब्वियसली उन्हें पता होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में झगड़ा हो रहा है, और कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो ख़त्म कर पाए और सुलह करवा दे माँ बाप की। तो अभी हम लोग बैठे हैं, बारिश चल रही है और हमें आइडिया आता है, बारिश से सुन के पहली चीज़ क्या मन करता है, पकौड़े और चाय। अब इस बरसात के मौसम में धीरज कोशिश कर रहा है रज्जी को जलाने का, एक झूठी मूठी प्रेम कहानी सुना रहा है। हालांकि इससे रज्जी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ रहा है और ये बात महसूस कर रही हैं केतन और नर्मदा। धीरज का माइंड में प्लान नहीं है कि उसको रज्जी को जेलस कराना है। उसका ये है धीरज का कि उसको ना रज्जी को चढ़ाने में मज़ा आता है, तो उसका खून जलेगा, तो उसको जिस भी वजह से उसको खून जलाने में मतलब वो सक्सेसफुल हो पा रहा है, जिस भी तरह से वो करता है, मज़े करता है। बट अननोइंगली वो भी रज्जी को पसंद करने लगा है, बट उसको पता नहीं है बात। अब महादेव एंड सन्स के राइटर साहब को कहेंगे कि मम्मी पापा की लव स्टोरी के साथ जरा यंगस्टर्स की लव स्टोरी पर भी ध्यान दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मम्मी पापा के प्यार में बच्चों के प्यार को आप अलविदा ही कह दें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
चलिए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो हाई पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे फेवरेट शोज का आखिरकार क्या हो सकता है हाल। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, क्योंकि शो में हुआ है सबसे बड़ा धमाका। तुलसी की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए आ गई है तृप्ति वीरानी। तृप्ति वीरानी तो आप सभी को याद ही होंगी ना, हमेशा तुलसी की राहों में एक कांटे बिछाती हुई नजर आई है ये। तो अब जब शो में एक दमदार विलेन की कमी है तो किसी को तो आना ही था। एक तरफ वृंदा की जिंदगी में कलेश करने के लिए जब नोएना आई है, तो वहीं दूसरी तरफ तुलसी की जिंदगी में आई है तृप्ति वीरानी। तुमने अपना वादा निभाया, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। लगता है आपने आज का बात पढ़ा नहीं होगा। सच तो ये है कि उनकी सौतेली मां। अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो हमें जैसा लग रहा था कहानी में अब वैसा ही होगा। अंगद और वृंदा तो मिले नहीं हैं, लेकिन इधर कार्तिक और वृंदा की जोड़ी बन जाएगी। अब वृंदा को कार्तिक ने पुलिस से बचाया, उसकी इतनी फिक्र करता है वो, तो ऐसे में घर वाले चाहते हैं कि वृंदा अब कार्तिक से शादी कर ले। ये लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा है। आज तक आपने जो भी किया है सिर्फ मेरे और माधवी के लिए किया है, सिर्फ हम बच्चों के लिए किया है। अब आपके लिए कोई केयर करने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये शादी कर लेनी चाहिए। I love you, वृंदा। क्या आप मुझे इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाएंगे? Will you marry me? अगले हाई पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जिसकी कहानी अब 360 डिग्री घूमने वाली है। ये देखिए शो में अभी तक ऐसा दिखाया जा रहा था कि दुर्गावती ने ही गंगा माई का ढाबा जलाया है, लेकिन अब गंगा माई को सच का पता चल गया है कि असली गुनहगार कौन है। हमारा ढाबा जलाने में हाथ तो तेज प्रताप का था, लेकिन दिमाग जिसका था उसका पता हमको चल गया है। जाहिर सी बात है कि जब असली गुनहगार सामने आएगा तो स्नेहा और दुर्गावती के बीच की जो दूरियां हैं वो थोड़ी सी कम तो जरूर होंगी, और हो सकता है कि यहीं से सासू माँ और बहू रानी के बीच का एक नया रिश्ता भी शुरू हो। अब बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। पूरी तरह से अपनी बातों से पलट गई है मीरा, जब उसे पता चला कि यशवर्धन उससे प्यार करता है और उससे शादी करने के बाद वो घर में आ सकती है, तो उसने सोचा कि क्यों ना प्लान बनाया जाए अनु और आर्यवर्धन को अलग करने का। आने वाले ट्रैक में अब यही होगा, यशवर्धन से मीरा की शादी होगी, अनु की देवरानी बनेगी मीरा और फिर कोशिश करेगी घर में रहकर वो अनु और आर्यवर्धन को अलग करने की। यश आंखें खोलो प्लीज। देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ यश, तुम जैसा चाहोगे ना वैसा ही होगा सब। कुछ तो बोलो प्लीज। यश मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले हाई पॉइंट में अब बात करेंगे सीरियल सहर होने को है कि माहिद को अब उसके दुश्मनों से बचाती हुई नजर आएगी सहर। हुस्ना ने माहिद को जो दवाइयाँ दी उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, और अब सहर ही उसे नियाजी मंजिल से बचाकर बाहर लेकर आएगी। आप यहाँ कह रही हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। माहिद जाइए यहाँ से। माहिद हम सहर, हमारी आवाज सुनिए, हम सहर हैं। आपको कुछ नहीं होगा माहिद, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप महफूज हैं हमारे साथ। आप हमारी आंखों में देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने की बात करते हैं। यहाँ रीत जो है ना, पता नहीं कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में कि जो आपका सोर पॉइंट होता है ना, मतलब आपकी नाजुक कड़ी जो होती है लाइफ में, उसी पर बार बार लोग वार करते हैं। और
वो बेचारी अच्छा ही करने गई थी किसी के लिए, लेकिन जब भी बात होती है बच्चों की, उसको ताने ही पड़ते हैं। क्या कर रही है आप? और हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? फिर बस अब यही देखना और सुनना बाकी रह गया था। रीत अस्पताल में आई है और उसने देखा कि एक बच्चा अपने हाथों से इंजेक्शन लगा रहा है खुद को। रीत ने उस बच्चे को रोका और बच्चे को लेकर उसके माँ बाप को ढूंढने चली गई। अब यहाँ पर बच्चे के माँ बाप को गलतफहमी हो गई। उन्हें लग रहा है कि रीत उनके बच्चे को चोरी करके ले जा रही है। देखिए ना, अस्पताल में रीत को कितनी खरी खोटी बातें सुना रहे हैं। उसे एक बच्चा चोर कह रही हैं। वो बच्चा अपने हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था और उसे लग जाती, इसलिए मैंने उसके हाथ से इंजेक्शन छीना। फिर मैंने देखा कि वो अकेला है, तो मैं उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए उसे लेके बाहर जा रही थी और उतने में वो लोग आ गए। उन्होंने गलत समझ लिया, उन्हें लगा कि मैं बच्चा चुरा के जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा सोच लेते हैं कि कहीं कोई हमारे बच्चे को चुरा ना ले या अचानक से कोई क्यों हाथ लगा रहा है। वो ये नहीं सोचते कि क्या पता हेल्प कर रही हो, बट उनका पॉइंट भी गलत नहीं है। बट रीत तो जेन्युइनली हेल्प भी कर रही थी। अब रीत को बुरा तो लगेगा, वो सदमे में भी चली गई है। जब से उसका अपना बच्चा गायब हुआ है, वो खुद को अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है जब उससे कोई ना बुरा बर्ताव करता है। अब यहाँ पर राघव भी है। राघव देख रहा है कि रीत पर इल्जाम लग रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ सकता है क्योंकि बिंदिया को लेकर वो अस्पताल में आया है। अब यहाँ पर बिंदिया का अलग ही कुछ चल रहा है। उसे लगता है कि राघव रीत को छोड़कर उस पे पागल हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राघव बिंदिया के साथ हॉस्पिटल आया और ये बात रीत को नहीं पता है, तो बिंदिया कहती है कि अगर रीत को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मत बताओ। और राघव कुछ नहीं बोलता उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली जब मैं घर जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ गई थी, मैं क्यों गई थी, और उन्हें इवेंचुअली पता चल ही जाता है कि मैं DNA टेस्ट करवाने आई थी हॉस्पिटल। वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर ही वैसा है कि अभी मैं राघव पे थोड़ा डोरे डाल रही हूँ और अब मैं कैसे ना कैसे करके उसको पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि रीत उसकी लाइफ से चली जाए। एक्चुअली मैं ना राघव की सिंपैथी लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि मैं छोड़ के जा रही थी, बट एक्चुअली मुझे वो लोग रोकते हैं, तो मैं वही उसको बार बार याद दिलाती हूँ कि मैं तो चली जाती, बट अब आप साथ दे रहे हो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, मुझे उसकी सिंपैथी चाहिए। वही रीत अस्पताल में इसलिए आई है क्योंकि उसे पता चल गया है कि रियांश उसका ही बेटा है। DNA टेस्ट के लिए वो अस्पताल में आई है। अभी तो रीत और राघव का आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन घर जाकर राघव जरूर पूछेगा रीत से कि तुम हॉस्पिटल में क्यों गई थी। वही बात करेंगे अब बिंदिया की, तो रीत आपको बिंदिया से सावधान रहना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। जो आपदा में अवसर ढूंढ ले वही तो बाजीगर कहलाता है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, वो बाजीगर वाला एंगल मैंने डाल दिया, लेकिन यस, जीनियस तो वही होता है ना, कि जैसे हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल में इम्पॉसिबल सिचुएशन में किस तरह ये आनंद ले रहे हैं मौसम का। आहा, बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में क्या मस्ती हो रही है। मानसून के सीजन का असली मजा तो तभी आता है जब बारिश में दिल खोल कर भीग लिया जाए।
जैसे ही मेघा बरसे वैसे ही अपने पूरे परिवार के साथ जरा देखिए तो कैसे झूम रही है पुष्पा रानी। पुष्पा ने तो सही मायने में आज आपदा को अवसर में बदल दिया। वैसे तो सभी घर वाले घर से बाहर एक गद्दा लगाकर सो रहे थे, लेकिन जब अचानक से बारिश हुई तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बारिश का मजा उठाया जाए। और फिर क्या, देखिए बारिश में शुरू हो गया इन सभी का रेन डांस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर को लेके थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो एक्चुअली थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें उस चक्कर में अपने फॉयर में जो गद्दे बिछा के सोना पड़ रहा है। लेकिन वो हम पहले भी करते आए हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है खुली हवा में सोना। बट अनफॉर्चुनेटली मानसून सीजन की वजह से बारिश हो गई और हमें भागना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेट को फॉर्चुनेट मम्मी ने कैसे बनाया, एज यूजुअल उन्होंने सबको बोला कि डरने की जरूरत नहीं, आओ एंजॉय करो, और हम लोग तो मौका ढूंढते हैं एंजॉय करने का। मॉनसून के सीजन में ये बारिश वाले इन सीन्स को शूट करने में एक्टर्स को भी खूब मजा आता है, क्योंकि वैसे तो वो बारिश में भीग नहीं पाते। अब यहाँ बारिश हो रही है तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये असली वाली बारिश है। यहाँ मॉनसून का सीजन तो है, लेकिन बारिश तो अपने हिसाब से नहीं आ सकती। शूटिंग के वक्त बारिश जब नहीं हो रही थी तो देखिए कैसे नकली बारिश करवाई गई। अब सीन में तो इन सभी ने मिलकर खूब मस्ती की, लेकिन अगर बात करें पुष्पा के परिवार की तो इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में परिवार फंसा हुआ है। पुष्पा और उसके परिवार को कादम्बरी ने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी भी सिचुएशन में पुष्पा खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। भले ही कादम्बरी ने उससे उसका घर छीन लिया, लेकिन खुशियाँ नहीं छीन पाई। यहाँ पे एक ही इंसान है जो हमें परेशान करना चाहता है फ्रॉम द बिगिनिंग, वो है हमारी कादम्बरी जी। एंड यस, उन्होंने फिर से एक चाल चली और उसके वजह से आज हमें बाहर मज़े करने को मिला। सो थैंक यू कादम्बरी जी। कादम्बरी जी ने हमारा घर ही हड़प लिया हमसे, बट वो कैसे हड़पा और क्या किया वो तो आपको पता लग ही जाएगा। एंड यस, आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे घर वाले मिलकर अपने घर को वापस पाने की कोशिश करेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंडियन आइडल के मंच से एक आवाज गूंजी जिसने हर किसी के दिल में जगह बना ली। हम बात कर रहे हैं इंडियन आइडल के 16 सीजन की विनर ज्योतिर्मयी नायक की। तो चलिए ज्योति से मिलकर उनके सफर के बारे में कुछ और जानते हैं। इंडियन आइडल ने अब तक देश को कई गायक दिए हैं। हर सीजन एक नया चैलेंज लेकर आता है और उन्हीं में से एक चमचमाता हुआ हीरा निकलता है। इंडियन आइडल सीजन 16 की विजेता बनी ज्योतिर्मयी नायक, जिनकी आवाज ऐसी है जैसे मानो कोई रूह में मिश्री घोल रहा हो। इनकी आवाज का जादू बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों पर चल चुका है और यही वजह रही कि जनता ने भी ज्योतिर्मयी की आवाज को अपने दिलों में बसा लिया। श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह सर, इतने अच्छे पैनल ऑफ जजेस थे हमारे। एंड हमारे जो गुरु जी है आनंद सर हमारे मेंटर थे। एंड उसके अलावा मैं इस सीज़न द लॉन्गेस्ट रनिंग सीज़न की विनर बन पाऊँ, ये मुझे लगता है आई एम जस्ट टू ग्रेटफुल कि ये सब कुछ हो पाया है और फाइनली आई एम लिविंग माई ड्रीम। ज्योतिर्मयी की सबसे पसंदीदा सिंगर कोई और नहीं
पल की श्रेया घोषाल है। उनके सामने परफॉर्म करना और ट्रॉफी को जीत लेना यकीनन ये किसी ख्वाब से कम नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे सारे फैंस ही बोल देंगे कि श्रेया मैम मेरी सबसे फेवरेट जज थी। नॉट बिकॉज एनी मतलब बायस के बारे में, बट मुझे बादशाह सर ने भी उतना ही प्यार दिया है और विशाल सर ने उतना ही मुझे संभाला है और उतना ही मुझे सिखाया है। लेकिन श्रेया मैम से कुछ ज़्यादा ही लगाव है बिकॉज वो मेरे लिए भगवान समान है और सच बोलो तो उन्हीं के लिए आइडल आई थी। इंडियन आइडल की ये जर्नी बड़ी लंबी रही, मगर जब इस जर्नी में उनके होने वाले हमसफर का भी साथ मिला तो सारे रास्ते आसान हो गए। उनका जो एपिसोड था अबू धाबी में हमने शॉट किया था और कोइंसिडेंस भी यही देखिए कैसे मतलब फर्स्ट टाइम एवर ये इस साल हुआ है कि इंडियन आइडल अपना इंटरनेशनल शूट कहीं कर रहा है और वो भी अबू धाबी में ही कर रहा है। वो दुबई में भी हो सकता था, सिंगापुर में भी हो सकता था, लेकिन अबू धाबी में ही हो रहा है वो। एंड ही ऑल्सो वर्क्स इन अबू धाबी, सो दैट वाज लाइक ओ माई गॉड, कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है मेरे साथ। ज्योतिर्मयी नायक ने बता दिया है कि अगर मन में विश्वास हो और पूरा विश्वास हो तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे अपने आइडल के सफ़र में इतना सारा प्यार और सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। एंड ऐसे ही प्यार कीजिए, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए एंड थैंक यू सो मच अगेन। जय जगन्नाथ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल जूही मुही, जी हाँ, यहाँ जूही जो है अपने डैड की लेगेसी को अब आगे बढ़ाना चाहती है। शी वांट्स टू बिकम अ लॉयर एंड व्हाई नॉट। देखिए हम सब में ना एक धारणा है कि जो ऑटिस्टिक होता है वो शायद कम केपेबल है। जी नहीं, वो एक्चुअली इन सम ऑफ द थिंग्स आर शार्पर देन यू एंड आई आर। तो बस हमारी जूही जो है अब लॉयर बनने के लिए तो तैयार है, मतलब चाहती है, लेकिन थोड़ी सी मन में ना कश्मकश है। लेकिन ऐसे में है ना संयम, जो संयम बनाए रखेंगे और जूही का साथ देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। जूही के लिए मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये बात जूही माने या ना माने, लेकिन जूही के घर वाले तो मानते हैं। इस साथ में संयम भी ये जानता है कि अगर जूही कुछ करती है ना तो उसमें वो कामयाब ज़रूर होती है। अब जैसा कि उसने वकालत की पढ़ाई की है, एक कानूनी दाव पेच से वो अच्छे से वाकिफ़ है। फिर ऐसे में वो दिन आ गया है जब उसे अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। ये जो आपने बोला कि एक्चुअली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जूही की प्रॉब्लम्स हैं, जिन चीज़ों से उसको इशू होता है, उससे वो थोड़ा ईज़ आउट हो जाए। कुछ तो कर रही है वो, जूही फिगर आउट कर रही है किस चीज़ के लिए कर रही है। आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। वही वो बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों से इशू है उसके लिए वो ईज़ आउट हो जाए और बाहर की दुनिया के लिए प्रिपेयर रहे। हम सब चाहते हैं कि जूही अब बार एग्ज़ाम दें और एक लॉयर बने, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम देना है उसके सेंटर में जब वो जाएंगी तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज जूही के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है शोर वाली जगह पर रहना, जहाँ पर कुछ अतरंगी से पैटर्न हो, वो पैटर्न उसे डिस्टर्ब करते हैं, वो डिज़ाइन उसे डिस्टर्ब करते हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं।
लेकिन उनका टाइम टेबल बना हुआ है तो वो प्रैक्टिस आधे में छोड़ के चली जाती है। अब जूही के पापा एक बड़े लॉयर थे। अपने पापा की तरह ही बड़ा लॉयर बनने का सपना जूही ने देखा था। उसने वकालत की पढ़ाई की और अब घर वाले चाहते हैं कि वो एक लॉयर बने। अब जूही के लिए थोड़ा सा मुश्किल था खुद को राजी करना, लेकिन संयम ने उसे उम्मीद दिलाई कि तुम कर सकती हो। अब संयम वही लड़का है जो जूही से प्यार तो करता है, लेकिन फिलहाल अभी सबके सामने कुछ ऐसा कहता है कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। संयम को तो डेफिनेटली लगता है कि वो कर सकती है, क्योंकि वो ही उसको मोटिवेट कर रहा है तब से कि वो सब कुछ कर सकती है। वो इतनी इंटेलिजेंट तो है ही, उसे सब कुछ याद रहता है, उसे दलीलें याद है, उसने लॉ पढ़ा हुआ है, तो उसे मोटिवेट करके यही कह रहे हैं कि अब टाइम है कि मैदान में उतरो, लॉयर बनो और अपने फादर की लेगेसी को आगे लेकर जाओ। अब संयम आप घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं, हम तो सब जानते हैं। खैर कोई नहीं, अभी आपकी और जूही की लव स्टोरी को आने में थोड़ा सा वक्त है। फिलहाल आप जिस तरीके से जूही का साथ दे रहे हैं ना, वैसा आज की दुनिया में कोई नहीं करता है। अब बहुत जल्द जूही अपने पापा की कमान संभालने वाली है और सबसे पहले वो अपने बड़े पापा को ही टक्कर देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहुंच गई जी, पहुंच गई, हमारी मन्नत पहुंच गई है विक्रांत की शादी रोकने के लिए। मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि विक्रांत की शादी हो जाए और बेचारी मन्नत देखती रह जाए। अब पहुंच तो गई है, ये रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, देखते हैं। मान्यता, विक्रांत से शादी करने से पहले मन्नत की चालाकी का सामना करना पड़ेगा और अगर इसमें मन्नत सफल हुई तो आपकी शादी होने से रही और मन्नत फेल हुई तब तो आपकी शादी विक्रांत से हो ही जाएगी। मगर सीरियल की कहानी में ऐसा भला कहाँ होता है। हीरोइन तो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो अपने सुहाग की सुरक्षा करे। चाहकर भी कोई मान्यता की शादी विक्रांत से नहीं करा सकता, क्योंकि राइटर साहब ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। अभिमन्यु की शादी करवा रहे हैं मान्यता से और ऑफ कोर्स मन्नत को तो प्रॉब्लम करना ही है, क्योंकि मन्नत का विक्रांत जब तक उसे नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सो हाँ, वो हिट एंड मिस है एंड वो कर रही है, मन्नत कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है ताकि सबका ध्यान भटके और आगे आप एपिसोड में देखो क्या होता है। मन्नत इस शादी को रोकने के लिए जैसे तैसे लोकेशन पर पहुंच गई है और देखो उसने आते ही माहौल को धुआं कर दिया। मान्यता और विक्रांत ने अभी कुछ फेरे ही लिए होंगे कि शादी में स्यापा हो गया। हमारी शादी हो रही होती है और बीच में मन्नत आ जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझे रूम में लेके जाती है और वहाँ पे मेरे कपड़े पहन के आ जाती है। मन्नत की तो अलग ही कहानी चल रही है। उसने पहले इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया और फिर खुद इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर मस्त में चिल कर रही है। इसे कहते हैं दूसरों का काम बिगाड़ के खुद अपनी मस्ती में रहो। वैसे अंकित ने बड़ी कोशिश की यही कि मन्नत यहाँ तक ना पहुँच पाए, लेकिन आग पानी हवा और मन्नत को भला कौन रोक सकता है।
और शायद विभा जी को शक होता, नहीं विभा जी को शक नहीं होता, मेरी जो बहन है साम्राज्ञी दी उनको शक होता है, तो वो घूंघट उठाती है और जितने में वो घूंघट उठाती है पता चल जाता है कि मन्नत है। और पीछे से मैं भी आ जाती हूँ बेहोशी वाली हालत में, मैं देखती हूँ कि मन्नत अभिमन्यु के साथ बैठी है और बस वहाँ से हमारा फाइट शुरू हो जाता है। मन्नत ने यहाँ तक बाजी तो मार ली है, लेकिन सम्राज्ञी ही होगी जो मन्नत की पोल खोल देगी। फिर आगे का नया ड्रामा शुरू होगा और शायद उसके बाद ही विक्रांत की याददाश्त भी लौट आए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये ना मैंने किसी फिल्म में डायलॉग सुना था, इट वॉज अबाउट अ रिलेशनशिप, कि भैया दो लोग जितनी मेहनत करते हैं एक दूसरे से भागने के लिए या उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल ना हो उसके लिए, अगर उससे आधी मेहनत कर लेना द रिलेशनशिप विल वर्क। और मेरे ख्याल से यही बात सैराब में नयनिका और ईशान को समझ आ गई है कि भैया दुनिया के प्रेशर के चलते अगर आप एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे ना, इट विल नॉट वर्क। तो उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और अब तो भोलेनाथ ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, उनका आशीर्वाद जो मिल गया है। शिव और पार्वती की जोड़ी एक मिसाल है मानव के लिए कि अपने रिश्ते को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं बल्कि उसकी डोर को थामे रखना है। आज उसी तरह ईशान और नयोनिका भी प्रेम के पवित्र राह पर निकल पड़े हैं और इसकी शुरुआत महादेव के आशीर्वाद के बिना भला कैसे हो सकती है। आज ईशान भी बंगाली बाबू लग रहे हैं और लगे भी क्यों ना। इश्क होता है तो इंसान सब कुछ करता है जो उसकी महबूबा को पसंद हो। आज नयोनिका खुश है और उसे डर भी लग रहा है क्योंकि वो कहीं फिर से ईशान के साथ फेमस ना हो जाए। जैसे लुक देख सकते हैं मेरा, मैं एकदम बंगाली बाबू वाला लुक है मेरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं एकदम रोशुगुल्ला लग रहा हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज हम मंदिर आए हैं तो मंदिर के सीक्वेंस में रॉक स्टार बन के तो नहीं आ सकते, तो इसीलिए आज मंदिर में ऐसा। लेकिन जब आप कॉन्सर्ट में देखेंगे तब आप मुझे बिल्कुल एक अलग अवतार में देखेंगे। तो अब जब नयनिका उसके साथ गई है तो अब एकदम हम लोग बहुत कोऑर्डिनेटेड हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एज अ कपल अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए वो सवाल हो जाता है कि क्या ये कपल आप लोगों ने शादी कर ली। और नयनिका के मन में वो डर है कि क्योंकि लोग वीडियोस भी बना रहे हैं पास में, तो ये ना लगे मेरी फैमिली को, तिन्नी को, कि यहाँ पर कुछ और हो गया है और मैं आई हूँ कैंसर के लिए। ईशान का किरदार वही है पर चेहरा बदल गया है दर्शकों के लिए, मगर नयोनिका की आंखों में उसका ईशान वही है जो उसे सारे जहां से चुराकर अपनी बाहों में समेट लेता है।
जिंदगी की हर खुशियाँ ईशान अपनी नोयोनिका को दे देना चाहता है। ईशान का किरदार अब कोई और नहीं बल्कि कृष्णा कौल निभा रहे हैं, जो काफी समय बाद छोटे पर्दे पर लौटे हैं। कृष्णा कौल इससे पहले सीरियल कुमकुम भाग्य में नजर आ चुके हैं, जहां दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। अब सीरियल सैराब में वो मदिराक्षी मुनिले के साथ नजर आ रहे हैं, एक नए किरदार में। ये तो भाग्य की बात होती है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। जब भाग्य में कुछ लिखा होता है तो भाग्य जुड़ ही जाता है। हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, सब ऊपर वाला ही कर रहा होता है। और अगर ऊपर वाला ये चाह रहा है और हमें साथ में लाके उसने खड़ा कर दिया है इतने प्यार से, तो डेफिनेटली कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए। आप जब देखेंगे आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है जितना हमको ये करने में मज़ा आने वाला है। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने सैराब को बहुत प्यार दिया है, और हमारे पास कृष्णा है एज ईशान, एंड ही इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन। नोयोनिका और ईशान अब दर्शकों की पहली पसंद बन चुके हैं, क्योंकि इनकी लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आ रही है। अब देखिए, जिस तरह से ईशान ने नोयोनिका को गले लगा रखा है, उससे तो लगता है कि अब ईशान और नोयोनिका को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। पर यह हकीकत नहीं, बल्कि नोयोनिका का सपना है, जो खुली आंखों से देख रही है कि ईशान अब उसकी मोहब्बत की दुनिया में कदम रख चुका है। बिल्कुल 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 अलग है। एकदम चॉकलेटी बॉय वाले किरदार करता आया हूँ मैं आज तक, और ये थोड़ा सा अलग है। बट रॉकस्टार है, बैडएस है, बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा भी है और बहुत ही अलग है। मुझे हर दिन मैं ईशान को और समझ रहा हूँ। हर सेकंड में जब नोयोनिका के साथ रहता हूँ, सीन करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हमारे बीच में क्या जज्बात है। उन जज्बातों की वजह से हमारी एक मसल मेमोरी बनती है। पिछले प्रोमो में जब नोयोनिका ने सपने देखे थे, तब उसने ईशान को प्रपोज किया था, और अब जो नोयोनिका सपना देख रही है उसमें इसने प्रपोज के साथ गले भी लगी है। रोहित चंदेल के बाद अब कृष्णा कौल से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, और हमें तो पूरा यकीन है कि इस ईशान को भी दर्शक नोयोनिका के साथ जरूर पसंद करेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर जो यंग पीढ़ी होती है ना, वो अपने पूर्वजों की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करती है, लेकिन कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि उड़ने की आशा में जिस तरह सचिन, तेजस और आकाश लड़ते थे, अब उनके बच्चे भी एक दूसरे से वैसे ही भिड़ रहे हैं। नाउ दिस इज अ लेगेसी व्हिच कैन बी डन विदाउट। लेकिन क्या करें, जो है सो है। देशमुख परिवार के इसी आंगन में भाई भाई सचिन और तेजस लड़ा करते थे, और अब देखिए इस सचिन के सामने ही आज उसके बच्चे लड़ रहे हैं। एक घर में बच्चा पार्टी ने हड़कंप मचा दिया है। सायली की बेटी पंखुड़ी और रोशनी का बेटा लक्ष्य एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, और इनकी लड़ाई देखकर इस सचिन को इनके बीच में आना पड़ा। तब जाकर कहीं इनका झगड़ा सुलझा। वैसे कहानी में अभी ये राज की बात खुलना बाकी है कि लक्ष्य रोशनी का नहीं बल्कि सायली का बेटा है। ये बचपन से ही रोशनी ने उसे पाला है, तो जाहिर सी बात है कि उसने ये रोशनी की तरह ही लड़ना झगड़ना सीखा है, दूसरों को परेशान करना सीखा है। बात करें अगर सायली की बेटी की, तो उसे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तभी तो जब लक्ष्य ने आकाश के बेटे हार्या से उसका खिलौना छीना, उसे डराने की कोशिश की, तब सायली की बेटी तुरंत ही आ गई हार्या को बचाने के लिए। पूरा
पूरा का पूरा देशमुख परिवार अब फिर से साथ आ गया है। एक ही छत के नीचे जब सचिन, तेजस और आकाश का पूरा परिवार रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच इस तरह की लड़ाइयाँ तो जरूर होंगी। वैसे कहानी में असली मजा तो तब आएगा जब रोशनी की पोल सबके सामने खुलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आरंभी में आरंभ हो गया है कोर्ट रूम ड्रामा। क्या है ना कि ससुराल वालों को कोर्ट तक पहुंचा दिया है मायके वालों ने। ऑफ कोर्स क्योंकि आपने दहेज मांगा था तो आपकी हरकतें ऐसी थी। अब पॉइंट ये है कि प्रूव करना है कि आखिरकार वेदर यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी। की जिंदगी में मुसीबतों का आरंभ चाहे उसके ससुराल वाले ही क्यों न करें, लेकिन अंत वो आरंभी ही करती है। बुरी तरह फंस गए हैं आरंभी के ससुराल वाले दहेज लेने के केस में। और देखिए बेचारी आरंभी को कैसे नायरा के सामने हाथ जोड़ रही है वो, ताकि इन सब के बीच राज ना फंसे, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि राज बेकसूर है। अब जिसने गलती की है उसे तो सजा मिलेगी ही, लेकिन जरा टंडन परिवार का रवैया तो देखिए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो उन्होंने कोई गलती की ही नहीं हो। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, इन्होंने अपनी मर्जी से मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अब उस इन्वेस्टमेंट को दहेज का नाम दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा सर। मुझे तो लगता है नायरा जी रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। अगर उन्हें रिश्ता नहीं करना था तो वो अपने परिवार वालों से बात करती। इस तरह से मेरे क्लाइंट्स को के ऊपर खिलौना इल्जाम लगाना तो ये तो गलत बात है ना सर। आरंभी दीदी ट्राई कर रही है कि वो राज को जेल ना भेजूं मैं, बिकॉज राज की कोई गलती नहीं है, राज इनोसेंट है। तो आरंभी दीदी वही बोल रही है कि बाकी तुम्हें मेरे मॉम डैड विश्वास के साथ जो भी करना है करो, बट राज इनोसेंट है, उसके साथ ऐसा मत करो, उसको जेल मत भेजो, उसका करियर ख़राब हो जाएगा। बट नायरा नहीं मान रही है। ये टंडन परिवार तो दूध का धुला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जब जज के सामने दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी बात रखी तो कैसे परिवार वाले पलट गए। आरंभी के ससुराल वाले जिन्होंने नायरा के परिवार से दहेज मांगा था, जरा देखिए कैसे पुलिस और जज के सामने उन्होंने झूठ बोल दिया और सारा का सारा इल्जाम नायरा के परिवार पर ही लगा दिया। अब इन सब के बीच वो सबूत भी गुम हो गया है, जिससे ये साबित हो रहा था कि टंडन परिवार ने दहेज मांगा है। जी हाँ, जिस वीडियो में दहेज की बात हुई थी वो वीडियो अब फोन में है ही नहीं। ऐसे में अब ये साबित ही नहीं हो सकता कि टंडन परिवार ने कुछ गलत किया है। इंस्पेक्टर साहब ने भी आपसे कहा, एक वीडियो था, हम सब ने देखा है। उस वीडियो में प्रूव होता है कि इन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे नहीं मांगे हैं, दहेज दिया है। ये डिम्पल जी और सुनील टंडन ने। इनफैक्ट एक कांस्टेबल भी है, उसने किसी इंसान को देखा जो हुडी पहन के सबूत चुरा के भाग गया। आप श्योर वही होगा जो लोगों की मदद कर रहा है। नायरा तो नहीं मान रही है, नायरा को टंडन को जेल में भेजना ही है, बट अभी एविडेंस चोरी हो गया है, पता नहीं किसने कर लिया है चोरी। तो नायरा बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड है कि अब टंडन जेल नहीं जाएंगे तो इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं निकलेगा।
अभी तक हमको भी नहीं पता कि एविडेंस किसने चुराया है, क्यों चुराया है और क्यों इनकी हेल्प कर रहा है। अब ये बात तो हम पहले से ही जानते थे कि इस सारे ड्रामे का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आखिर में टंडन परिवार बच ही जाएगा और देखिए ना, वही हुआ। वैसे इन सब के बीच एक अच्छी बात ये हुई है कि नायरा की आंखें खुल गई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना सब होने के बावजूद भी वो राज से शादी करेगी या नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छी थी ना वो दुनिया जब मोबाइल फोन इंटरनेट नहीं होता था। बंदा बोर हो रहा है, क्या करोगे, चलो जी अंताक्षरी खेलो, डम शराड्स खेलो, लूडो खेलो। वैसे डम शराड्स तो हम आज भी खेल सकते हैं और खेल रहे हैं सचिन और साइली के साथ। जी हाँ, लेट्स सी इफ दे कैन गेस द नेम। Hi, this is Neha. Hi, this is KG. जो गेम आप खिलाओगे हम खेल रहे हैं। टाइटैनिक। नेक्स्ट कैसे होएगा? ये देख मुर्गा पूछ। कॉकटेल। रॉकस्टार। दिखाने तो दे पहले। पर मैं जीत गई। रॉकस्टार, ये नेहा जीत गई। ये कौन सी पिक्चर है भाई? किसने की है? डोंकी पिक्चर थी। डंकी और डोंकी में जमीन आसमान। हाँ, ये गलत है। स्त्री 2। स्त्री 2। टुमारो, कल चाबी बोलती है। चाची 420। ए हट। रॉकेटरी। नहीं, रॉकेट और क्या? चंद्रयान। मेक माय ट्रिप थोड़ी है। मेड इन चाइना। अरे यार, मेरे को पढ़ने भी नहीं दिया। अच्छी खबर। गुड न्यूज। ट्रांसलेट कर रहे हो। कियन का पति पत्नी और वो। कियन का। चल बे, पति पत्नी और वो। कियन का। चेन, बोर्ड और ट्रेन। डीप है ब्रो, एकदम हार्ड गया है ब्रो तू। संजू क्या है? भाई साहब, क्या तुक्के में जीत रही है यार, पर फिर भी तू हार गई। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। संजू। चांद और जू की फोटो डाल के तूने तो संजू गैस कराया है ना, मतलब मजा आ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।